सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्टर का सेकंड क्लास। ये नोट्स जो है मैं अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। तो अभी लिखाई जो है वो नहीं करना है, अभी कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ देखना है, अच्छे से समझना है कि टॉपिक क्या है। एग्जामिनेशन के पर्पज़ के लिए मैंने ये नोट्स बनाया है, तो आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। आईसीएसआई के मटेरियल से ये नोट्स मैंने बनाए। इसका मतलब ये है कि आपको आईसीएसआई के मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे बना रखा है सारा नोट्स, यही से आप लोग को कर लेना होगा। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लोग करेंगे वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया था वो एक बार देख लेते हैं हम लोग फटाफट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर रखा है, जो कि लास्ट टॉपिक था अपना स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं। अब हम लोग जाएंगे सीधा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, ये सेक्शन 149 के अंदर ही आता है अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहला चीज़ जो हम लोग सीखेंगे वो है कि यार ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते कौन है सर, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते कौन है। सबसे पहले वो समझो। एक शॉर्टकट फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते कौन है। वैसे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, बहुत लंबा है। कैसे सर दिखाओ? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये यहाँ से शुरू होता है, फिर ये पूरा चलता है, 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 ये एफ में जाके ख़त्म होता है। यहाँ पे जाके ख़त्म होता है अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन। तो ये तो हम लोग सीखेंगे, लेकिन 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 भाई मेरे, अपने को अभी के लिए, जैसे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें, अभी के लिए अपने को जानना होगा कि यार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते कौन है और ये नॉर्मल डायरेक्टर्स से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो सीधी बात अगर मैं बताऊं तो डायरेक्टर्स जिसका कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन नहीं है कंपनी के साथ, वो हम लोग कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है। मतलब कंपनी के साथ उनका कोई मतलब गहरा रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे नॉर्मल डायरेक्टर्स जो है उनका बहुत गहरा रिलेशन रहता है, पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशन रहता है कंपनी के साथ। नॉर्मल डायरेक्टर्स वही स्टार्ट करते हैं कंपनी को, वही जन्म देते हैं कंपनी को। लेकिन ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जन्म वगैरह कुछ नहीं देते कंपनी को, ये इनको चुना जाता है। ठीक है, इनको हमको लेकर आना पड़ता है क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी में होना एक रिक्वायरमेंट है, ये एक रिक्वायरमेंट है बाय लॉ। इसलिए अपने को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपने को मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमको मतलब नॉर्मल कंपनी के डायरेक्टर्स को बहुत ज़रूरी है, कंपनी के डायरेक्टर्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसलिए चाहिए होता है क्योंकि कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा है कि भैया आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होगा। क्यों सर, क्यों रखना होगा वो बताइए। सबसे पहले देखो, कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स रहते हैं। ठीक है, वहाँ उन डायरेक्टर्स के बीच में एक नन्ना मुन्ना डायरेक्टर आता है जिसको कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक कह लो, दो कह लो, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब सुनो होता क्या है, ये सारे जो डायरेक्टर्स है ना, इनका तो भाई रिलेशन है कंपनी के साथ। अच्छा खासा शेयर होल्ड करके रखा है कंपनी में, है ना। बहुत कुछ जो है कंपनी के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है। कंपनी के मालिक है, जन्मदाता है। ठीक है, कुछ सारे नहीं हो सकते लेकिन कुछ ना कुछ तो होंगे ही। तो इनका बहुत गहरा रिलेशन है कंपनी के साथ। वैसे ही अपने को, इसलिए इनका जो डिसीजन मेकिंग होगा उसको मॉनिटर करने के लिए अपने को चाहिए होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिनका कंपनी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं रहता है। एक बात बताओ, अगर आप और किसी दूसरे इंसान के बीच में कुछ झगड़ा होता है, आप जाते हो कोर्ट में, ठीक है, और कोर्ट का जो जज है वो निकलता है उस दूसरे इंसान का फूफा जी। तो आप एक बात बताओ, क्या जो है जस्टिस प्रॉपरली मिल पाएगा? आपको लगता है आपको? हाँ, वो फूफा जी ने अगर सही से जजमेंट दिया तो ठीक है, लेकिन अगर फूफा जी का रिलेशनशिप है उस आपके ओपोनेंट के साथ, ठीक है, आप जिसके साथ फाइट कर रहे हो कोर्ट में, उसका रिलेशन है, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ना उनका डिसीजन। हाँ जी, फूफा जी का डिसीजन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। हाँ जी, कहीं हद तक हाँ हो सकता है सर। तो इसलिए
यहाँ पे जैसे इन डायरेक्टर्स का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन होता है कंपनी के साथ, इनका डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो है मॉनिटर करते हैं ये लोग, तो इनका भी राय लेना होगा, इनका भी सुनना होगा कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को जो है वो कंप्लीटली मॉनिटर करता है बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसलिए अपने को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होता है, सो दैट सारा डिसीजन जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज तरीके से ना हो। गॉट इट? हाँ जी, गॉट इट भाई मेरे? हाँ सर गॉट इट। अब रिक्वायरमेंट बता दीजिए ना सर। रिक्वायरमेंट बताता हूँ आपको, देखो रिक्वायरमेंट है कंपनीज हु नीड्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्लासेस ऑफ कंपनीज है और यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मैंने लिख रखा है। एक है लिस्टेड कंपनी, अगर आपका लिस्टेड कंपनी है तो आग बंद करके 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बन जाएंगे आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना होगा 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स में से। ठीक है, अगर 10 डायरेक्टर है तो 10 का 1/3 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना होगा। अगर 15 डायरेक्टर्स है तो 15 डायरेक्टर्स में से 1/3 डायरेक्टर जो है वो होना होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हम लोग लाए कहाँ से? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का लिस्ट होता है एक बुक में, वो हम लोग सीखेंगे आगे जाके कौन कौन डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, ऐसे लिस्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? इन जनरल लिस्ट रहता है, किसी भी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए तो वो यहाँ से सिलेक्ट करके अपने कंपनी में रख सकता है किसी भी बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? ये मैंने सबसे ज़्यादा सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। अब डिटेली सीखेंगे हम लोग, लेकिन जब तक सिंपल वे में ना समझ ले तब तक डिटेली कैसे सीखे हम लोग। ठीक है भाई मेरे। सर जो कोई मतलब जिसको भी मतलब मन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना, क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? आपको अपना इंडिपेंडेंस प्रूफ करना होता है, तब जाके आप बन पाते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो तो हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेफिनेशन में जाके पता लगेगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते कौन है ना? अच्छा, उसके अलावा जो भी पब्लिक कंपनीज है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है या फिर उससे ज़्यादा है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ है या फिर उससे ज़्यादा है, जिनका आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट है 50 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, उनको रखना होगा मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, उनको रखना होगा मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर, फिर से बताओ। पेड अप शेयर कैपिटल पब्लिक कंपनी का 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट्स है 50 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको रखना होगा। 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको रखना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ एग्जेम्प्टेड कंपनीज हैं, ठीक है, कुछ एग्जेम्प्टेड कंपनीज है, देखो मैं दिखवाता हूँ आपको। सबसे पहले ए है एक जॉइंट वेंचर, दूसरा एक होली ओन्ड कंपनी, सॉरी सब्सिडियरी, एक होली ओन्ड सब्सिडियरी। ठीक है, देखो एक होता है सब्सिडियरी कंपनी, दूसरा होता है होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। इनका डिफरेंस क्या होता है? कोई भी एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, दूसरे कंपनी को अपना बना रहा है, तो ये दूसरा कंपनी बन जाता है या तो सब्सिडियरी या तो होली ओन सब्सिडियरी। अब टेक ओवर या फिर अपना बनाने के तरीके से हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। अगर ये कंपनी जो बड़ा कंपनी है ये इसको टेक ओवर कर रहा है, अपना बना रहा है, अपने अंदर समा रहा है, तो ये बन जाएगा सब्सिडरी या फिर होली ओन सब्सिडरी। जैसे कि ये पकड़ लो राम, या फिर शोंटू नाम देता हूँ मैं, इट्स अ बंगाली नेम, शोंटू ने, ठीक है, रिमझिम को प्रपोजल दिया कि मैं तुमको अपना बनाना चाहता हूँ। अब तरीका देखो, तरीका 2 हो सकता है, या तो वो बनाना चाहता है जीएफ या तो वो बनाना चाहता है वाइफ। अगर वाइफ है, वाइफ बनाना चाहता है कंप्लीट
कंप्लीट टेक ओवर करना चाहता है, तब हो जाएगा वो होली ओन सब्सिडरी रिमझिम शोंटू का। अगर जीएफ बनाना चाहता है, ठीक है, तो वो बन जाएगा अपना, क्या बताओ, सब्सिडियरी। मतलब सर, मतलब ये है, अगर कंपनीज लॉ के लैंग्वेज से समझे हम लोग, तो होली ओन सब्सिडरी का मतलब होता है 100% टेक ओवर, 100% टेक ओवर, 100% पेड अप शेयर कैपिटल खरीद लिया है शोंटू ने रिमझिम का। और सब्सिडरी मतलब होता है 50 से ज़्यादा। और अगर शोंटू ने 50% से ज़्यादा, मोर देन 50%, मोर देन 50%, मतलब पकड़ लो 51% का पेड अप शेयर कैपिटल खरीद रखा है रिमझिम कंपनी का, शोंटू कंपनी ने रिमझिम कंपनी का 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% शेयर जो है वो हेल्ड कर रखा है, ठीक है, मोर देन 50%, मोर देन 50%, मोर देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल शेयर्स जो है हेल्ड कर रखा है रिमझिम कंपनी का, तो वो बन जाएगा सब्सिडियरी। और होली ओन सब्सिडियरी मतलब 100%, 100%, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अ होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी, अ डॉर्मेंट कंपनी एज पर सेक्शन 455, एज पर सेक्शन 455, ठीक है, ये है डॉर्मेंट कंपनी, एंटी डॉर्मेंट कंपनी, ठीक है। चलो, ये समझ में आ चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर, ओके। इन केस ऑफ एनी वेकेंसी, पकड़ लो यार, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा तो था आपने 2 या फिर 1, जो भी ऊपर में रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से, लेकिन वेकेंसी हो गया, वो निकल गया, किसी भी कारणवश हो सकता है, उसका एलिमेंट हो चुका है, ठीक है, वो मतलब इस पृथ्वी में नहीं रहा, या फिर कुछ ना कुछ कारणवश वो जो है नहीं है, वो वेकेंसी हो चुका है उसका, तो 3 महीने के अंदर अंदर या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब भी है, विच एवर इज लेटर, आपको अपॉइंट कर लेना होगा एक, वही मतलब इसको रिप्लेस कर लेना होगा दूसरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स से, वैकेंसी को फिल करवा लेना होगा, ठीक है। कि टाइम लिमिट बताओ, 3 महीने के अंदर अंदर या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर, जो भी लेटर हो, जो भी लेटर हो, ठीक है, 3 months और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, इस बात का ध्यान रखना, जब भी लेट हो। अगर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है 3 महीने के बाद है, तो वही कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विच एवर इज लेटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। 3 months और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, आपको फिल करना होगा वैकेंसी, विच एवर इज लेटर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है कि बाई चांस सर, यहाँ पर हम लोगों ने तो रिक्वायरमेंट देखा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने रिक्वायरमेंट देखा है, ये वाला रिक्वायरमेंट हम लोगों ने देख रखा है। कोई कंपनी है, पकड़ लो ये शोंटू कंपनी, ये एक जो है, ये पकड़ लो, ये एक लिस्टेड कंपनी था, ठीक है, ये लिस्टेड कंपनी था, लेकिन 3 साल से वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, डीलिस्ट हो चुका है, और डीलिस्ट हुआ है 3 साल हो चुका है, 3 years हो चुके हैं, 3 years हो चुके हैं उसके डीलिस्टिंग के, समझ में आ रहा है। अब वो लिस्टेड कंपनी भी नहीं है, और ना ही वो जो है पब्लिक कंपनी है जिसका 10 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है, या फिर 100 करोड़ का टर्नओवर है, या फिर लोन डिबेंचर डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है 50 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा का। तो 3 साल हो चुका है सर इसका। ऐसा हुआ इसके साथ कि वो लिस्टेड कंपनी से डीलिस्ट हो चुका है, अनलिस्टेड कंपनी हो चुका है, तो 3 साल हो चुका है। तो अगर 3 साल हो चुका है तो तब जाके उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की ज़रूरत नहीं। अगर 2 साल हो चुका है तब भी रखना होगा, अगर 1 साल हो चुका है, वो इसका लिस्टेड कंपनी नहीं है, तब भी रखना होगा। लेकिन अगर 3 साल हो चुका है कि वो लिस्टेड नहीं है या फिर इन सारे रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं आता है, तो भैया बताओ, तो बात ऐसा है कि इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो, एनी कंपनी सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ द 3 conditions for 3 consecutive year, then it shall be required to comply this provisions until such time
इट शैल नॉट बी, ठीक है, until such time as it meets any of such condition। तो 3 साल तक हो चुका है कि वो लोग भैया इस कैटेगरी में आते ही नहीं है, तो सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन वो अचानक से लिस्ट होना चालू हो गया, ठीक है, अचानक से लिस्टेड हो चुका है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, तो फिर से उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा, या फिर अचानक से उसका पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर, ठीक है, डिपॉजिट, ठीक है, 50 करोड़ का जो था, तो वो सब रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल जिस दिन होने लग गया, फिर से उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होगा। समझ में आ रहा है ना? क्या ये समझ में आ चुका है? हाँ। अब हम लोग सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 कहता है, बहुत मजाक करता है, कहता है कि सुनना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो जो कि लिखा है सेक्शन 149 के सबसेक्शन 6 में। ऐसा कहता है सेक्शन 2। देखो, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 कहता है अपने को सारे डेफिनेशंस के बारे में, सारा डेफिनेशन जो है वो अपने को पता चलता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 ही है डेफिनेशन। सेक्शन 2 जो है कंपनीज एक्ट में वो डेफिनेशन। अब आपको कोई भी किसी भी चीज़ का डेफिनेशन चाहिए, आप सेक्शन 2 में चले जाओ, वहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। वहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन नहीं मिल रहा है तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में जाना होगा, वहाँ से आपको डेफिनेशन चेकआउट कर लेना है, ठीक है। और सेक्शन 2 में जब हम गए तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बच्चा बोला सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग बताओ, तो मैं गया सीधा सेक्शन 2 में। जैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 खोला, वहां पे लिखा था कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कहा कि भैया जो कि सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में लिखा है वही तो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पहचानो, मैं हूं कौन? मैं हूं डॉन। मैं कौन हूं? मैं हूं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि लिखा है अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। समझ में आ रहा है? सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 कहता है अपने को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। अब सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 क्या कहता है? देखो, कहता है ये, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? जो कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, जो कि एक होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, जो कि एक नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है, वो है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और तो और हु डज नॉट हैव एनी मटेरियल और पिक्यूनरी रिलेशनशिप। पिक्यूनरी मतलब मॉनिटरी रिलेशनशिप, पैसा पैसा, समझ में आ रहा है? पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, इस कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का मटेरियल रिलेशनशिप या फिर पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। विद द कंपनी, कंपनी के साथ तो रिलेशनशिप नहीं है, उनके डायरेक्टर्स के साथ भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसा बंदा जो कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, जो कि एक होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, जो कि एक नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है, एंड जिसका कोई मटेरियल या फिर पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है कंपनी के साथ या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ, ठीक है। बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहता है। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन है, वो जब आएगा ना टॉपिक तब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कितने डायरेक्टर्स होने होंगे कंपनी में, नॉन एग्जीक्यूटिव कितने होने होंगे, उनका रेम्यूनरेशन क्या रहता होगा, वो भी मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको अपकमिंग क्लासेस में। अभी इतना समझ लो कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? हाँ जी, खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, अभी चालू हुआ है। देखो, कहता है क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो ये सब फॉलो करना होगा। ये पूरा 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 अर्चना पूरन सिंह फॉलो करना होगा पूरा आपको, ठीक है। ये है क्या, समझाओ ना सर। क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत ध्यान से सीखना है, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। Okay, so listen to me very carefully. Who is, in the opinion of the board, is a person of integrity and possesses relevant industrial expertise and experience. समझ में आ रहा है? जो एक बंदा जिसमें इंटीग्रिटी हो और जिसमें इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज हो, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो, ठीक है, ऐसा लगता हो बोर्ड को, तो वो बंदा बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पहला समझ में आ चुका है? ये पहला बहुत सिंपल रखते हैं वो लोग, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। देखो, पहला, हु इज इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी,
ठीक है, possesses relevant industrial expertise and experience। क्या ये समझ में आ चुका है? हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट बोले shall not be a promoter। अब इंटरेस्टिंग स्टार्ट होता है। shall not be a promoter or related to promoter of the company or its holding subsidiary or associate company। सुनो, एक चीज मैं आपको समझा दूं, ये जो और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, ये चलता जाएगा हर एक लाइन में, हर एक लाइन में ये चलता जाएगा। मैं कहीं कहीं पे मैंने लिखा भी नहीं है क्योंकि ये आपको समझ लेना होगा। रिलेशन नहीं है किसके साथ? सिर्फ कंपनी के साथ रिलेशन नहीं है चलेगा? नहीं, कंपनी के होल्डिंग के साथ भी रिलेशन मत रखो, कंपनी के सब्सिडरी के साथ भी रिलेशन मत रखो, कंपनी के एसोसिएट्स के साथ भी रिलेशन मत रखो। सर एसोसिएट्स कौन होते हैं सर? वो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा, अभी समझ लो, ठीक है। जिसका कंपनी के साथ बिजनेस चलता है, ठीक है, और किसी कुछ हद तक परसेंटेजेस के हिसाब से भी चलता है। अब वो जो है मैं आपको आगे बताऊंगा, सब कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, इतना याद रखो। कंपनी के साथ रिलेशन नहीं है चलेगा? होल्डिंग के साथ है सर, फिर भी नहीं चलेगा। सर सब्सिडरी के साथ रख देना रिलेशनशिप, नहीं चलेगा। एसोसिएट के साथ रिलेशन रखे तो तब भी नहीं चलेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब इंडिपेंडेंट, सती सावित्री, समझ में आ रहा है? वो बन जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो किसी के साथ रिलेशन ना हो। समझ में आ रहा है? शैल नॉट बी ए प्रोमोटर और रिलेटेड टू प्रोमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। प्रोमोटर के साथ तो कोई कनेक्शन ना हो। शैल नॉट बी ए प्रोमोट, पहले तो वो प्रोमोटर ही ना हो। प्रोमोटर बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? नहीं नहीं नहीं, प्रोमोटर कैसे बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? या फिर उसका रिलेशन है प्रोमोटर के साथ, कंपनी के प्रोमोटर के साथ उसका रिलेशन है, नहीं बन सकता। कंपनी के साथ नहीं है सर, होल्डिंग के प्रोमोटर के साथ रिलेशन है, नहीं बन सकता। सब्सिडरी के प्रोमोटर के साथ रिलेशन है, नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट। एसोसिएट के प्रोमोटर्स के साथ उसका कोई रिलेशन है तो नहीं बन सकता। शैल नॉट बी ए प्रोमोटर, शैल नॉट बी ए प्रोमोटर और शैल नॉट बी अ रिलेटेड, शैल नॉट बी रिलेटेड टू प्रोमोटर ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर ये समझ में आ रहा है, आगे देखेंगे। सुनो आगे क्या बताया, देखो ब्यूटीफुल। हैज और हैड नो पेक्यूनियरी, ये साइन देख रहे हो रुपी का? पेक्यूनियरी मतलब पैसे का रिलेशनशिप। हैज है या फिर हैड था, है मतलब, हैज मतलब प्रेजेंट, हैड मतलब था, कोई भी पैसे का रिलेशनशिप अदर देन द remuneration as such director or having transaction, सुनो, as such director, ठीक है, मतलब उसका मतलब क्या है सर? अदर देन रेम्यूनरेशन, अदर देन रेम्यूनरेशन एज सच डायरेक्टर। सच मतलब इंडिपेंडेंट। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनोगे तो क्या फ्री में बनोगे? पैसा नहीं लोगे क्या? पैसा तो लेंगे सर, पैसा तो इंपॉर्टेंट है सर, पैसा मतलब सब कुछ, तो पैसा तो लेंगे सर। तो अगर पैसा लोगे, यहां पर तो बोल रहा है नो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप, तो यहां पर ये भी बोला ना रेम्यूनरेशन ले सकते हो। रेम्यूनरेशन के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया मैंने, अदर देन द रेम्यूनरेशन एज सच डायरेक्टर, रेम्यूनरेशन लो, उसका कोई चीज नहीं है। और हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, या फिर ये एक इंसान है, इसका कुछ ट्रांजैक्शन हुआ कंपनी के साथ, किसी भी प्रकार का बिजनेस वगैरह हुआ होगा कंपनी के साथ, ठीक है, 10% ऑफ इस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बंदे का जो टोटल इनकम है उसका 10% से कम, 10% या फिर उससे कम चलेगा का रिलेशन रखा है उसने, लेकिन 10% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। किसके साथ नहीं होना चाहिए? सेम चीज़, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ठीक है, और देयर प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स, उनके साथ किसी भी प्रकार का जो है ट्रांजैक्शन नहीं होगा 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, ठीक है, 10% से ज़्यादा। नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम। इस बंदे का जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, ठीक है, क्या वो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप रख सकता है? जनरली बोला जाए तो नहीं। अब बीच में फिर कान में जाके चुपके से बोला, सुनो मैं कौन हूँ? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ कंपनी का। मैं गया कंपनीज एक्ट के पास, बोला कि माई बाप एक चीज़ बताओ, मैं बनना चाहता हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बताओ ना क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बोले कि सुन,
पिक्यूनरी रिलेशनशिप, कान में बताया, सुनो, कान में अभी नहीं बताया, सबसे पहले बता दे खुल के, बहुत लाउड स्पीकर में बोले कि हैज़ मतलब है अभी प्रेजेंटली, या फिर पहले जो आपका है, ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का पिक्यूनरी पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। किसके साथ? कंपनी के साथ, उसके डायरेक्टर के साथ, उसके सब्सिडरी के साथ, उसके होल्डिंग के साथ, उसके एसोसिएट के साथ, उसके प्रोमोटर्स के साथ, किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होना चाहिए। फिर आपने बोला सर यार ऐसे क्यों बोल रहे हो सर, बहुत पहले मैंने ऐसा बिजनेस किया था उसके साथ छोटा मोटा। फिर वो कान में आके बताया कंपनीज एक्ट ने, बोला कि सुन मैं कान में बता रहा हूँ, सुन, बात ऐसा है कि 10% आपके जो टोटल इनकम है ना उसका 10% तक अगर ट्रांजैक्शन कर रहा है तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब तो खुश है तू? अब मैंने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 10% तक का ट्रांजैक्शन तो हो ही सकता है कंपनी के साथ, तब भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ आपका टोटल, 10% ऑफ आपका टोटल इनकम, ठीक है। अब ये टोटल इनकम सर 10 साल पहले था, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे या फिर क्या? टोटल इनकम जो है हम लोग कंसिडर कर रहे टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, या फिर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर का, जिस साल आप बनना चाहते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, उस साल का हम लोग देखेंगे। आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है 10% आप ऑफ योर टोटल इनकम से ज़्यादा, या फिर आपके पिछले 2 साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 2 फाइनेंशियल ईयर हम लोग देखेंगे क्या है कि नहीं किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। एक चीज बताओ सर, अब है 2023, ठीक है, इसके पिछले 2 साल थे 2022, 2021, चलो पकड़ लो सर, 2020 भी ले लेते हैं, ठीक है, 19 भी ले लेते हैं, 18 भी ले लेते हैं। अब सुनो, 18 में था 50% का ट्रांजैक्शन, 19 में था 49% का ट्रांजैक्शन, ठीक है, 20 में था आपका 25% का ट्रांजैक्शन, 21 आते आते हो चुका है 8% का ट्रांजैक्शन, फिर आ चुका है 9% का ट्रांजैक्शन, ठीक है, और 2023 में भी ट्रांजैक्शन था 4% का ट्रांजैक्शन। किस प्रकार का ट्रांजैक्शन? उसके टोटल इनकम जो जनरेट हुआ ना, ठीक है, टोटल इनकम जो जनरेट हुआ उसका 10% इनकम यहाँ से आया, ये 50% तो आया 2018 में इन कंपनी के साथ डील करते हुए, कंपनी या फिर उसके होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, समझ में आ रहा है ना? हाँ, 10%। तो अब बताओ, एग्जामिनेशन में पूछ ली ये चीज़, अब बताओ क्या करोगे? बताओ, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये है शुमान सर, ठीक है, बताओ कि मैं ये बन सकता हूँ कि नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये मेरा ट्रांजैक्शन रहा कंपनी के साथ, प्रेजेंटली मैं 4% का होल्ड कर रहा हूँ, मेरा टोटल इनकम का आ रहा है इस कंपनी से, फिर पिछले 2 साल आया 8%, 9%। तो भैया कंपनीज एक्ट में बताया कि इमीडिएटली टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब इमीडिएटली मतलब ये दो है, इसमें 10% से ज़्यादा नहीं है, मतलब सक्सेसफुल, मतलब मैं बन सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इसका कंसिडर नहीं करेंगे, 25%, 23%, 49%, 50% नहीं करेंगे उसका। इतना पीछे का रिकॉर्ड कौन देखेगा? इतना पीछे का रिकॉर्ड नहीं देखना होगा, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, आगे बढ़ो। ओके, देखो, अच्छा, फिर नन ऑफ हुज रिलेटिव्स, अच्छा ये था हमारे ये जो है ना, ये था सेल्फ प्लस रिलेटिव दोनों का, ये सेल्फ मैं खुद प्लस रिलेटिव, या रिलेटिव नहीं इसमें, सॉरी रिलेटिव नहीं इसमें, सिर्फ सेल्फ है, ठीक है, मेरा खुद का जो है मैं देखूंगा, यहाँ पे खुद का रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे रिलेटिव का, यहाँ पे रिलेटिव का रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। आपके रिलेटिव्स का भी अगर ट्रांजैक्शन रहा कंपनी के साथ, ठीक है, बहुत भारी भरकम ट्रांजैक्शन रहा आपके कंपनी के साथ, तो भैया नहीं चलेगा, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन के रह सकते, इस बात का ध्यान रखना है। ये रिलेटिव का देखेंगे हम, नन ऑफ हिज रिलेटिव्स, सबसे पहला बोले इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट। सिक्योरिटी और इंटरेस्ट का मतलब होता है वही शेयर्स, अपने सिक्योरिटीज होल्ड नहीं करके रखा है,
इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, नन बोले, समझ में आ रहा है ना, ऐसा कोई रिलेटिव्स नहीं होना चाहिए जो कि होल्ड कर रहा है शेयर्स, मतलब 1 रुपए भी नहीं होल्ड कर सकता है। सुनो आगे देखो ना, प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव्स मे होल्ड, कितना होल्ड कर सकता है सर, वो शेयर्स होल्ड कर सकता है 50 लाख रुपए तक का, या फिर 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। उसने शेयर होल्ड किया जिसका फेस वैल्यू था 50 लाख का, ठीक है, 50 लाख का, तो क्या वो बन सकता है, उसका रिलेटिव ने 50 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल जो है उस कंपनी का खरीद रखा है, फेस वैल्यू था 50 लाख का, उन शेयर्स का फेस वैल्यू था 50 लाख, ठीक है, तो क्या वो बन सकता है? हाँ वो बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2% था, 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल था, क्या वो बन सकता है? हाँ बन सकता है। अब ये है विच एवर इज लोअर, इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको, देखो मतलब मैक्स टू मैक्स 50 लाख ही हो सकता है। पकड़ लो किसी कंपनी में आपने शेयर होल्ड किया 2%, अब 2% छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है भाई 2%। 2% मतलब पकड़ लो 800 करोड़, ठीक है, 800 करोड़ का आपने पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा है। क्या अब किसी कंपनी का 2% था, 2% आपने होल्ड करके रखा है। अब एक चीज बताओ, क्या आपका रिलेटिव, मतलब आपका रिलेटिव ने ये होल्ड किया ना 800 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल, 2% ही है, यहाँ पे तो 2% अलाउ किया है, ठीक है, 800 करोड़, तो क्या आप बन सकते हो? नहीं बन सकते। क्यों सर? विच एवर इज लोअर बोले, मैक्स टू मैक्स 50 लाख ही होल्ड कर सकते हो भैया, 50 लाख से ज़्यादा नहीं, इस बात का ध्यान रहे, मैक्सिमम 50 लाख। पकड़ लो किसी कंपनी का तो 50 लाख भी नहीं पहुंचता होगा ना, किसी कंपनी का तो 20 लाख हो सकता है, तो विच एवर इज लोअर, ये समझ में आ रहा है ना, विच एवर इज लोअर, 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या फिर फेस वैल्यू आपने होल्ड करके रखा हो, फेस वैल्यू आपने होल्ड करके रखा हो 50 लाख, इस बात का ध्यान रहे। यहाँ पे फेस वैल्यू 50 लाख है और यहाँ पे टोटल पेड अप शेयर कैपिटल 2% है, इस बात का ध्यान रखना सिर्फ, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपने सिक्योरिटी मतलब शेयर्स होल्ड करके रखा हो, फेस वैल्यू जिसका हो 50 लाख उससे कम, ठीक है, या फिर 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर है, क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपने इंडेटेड, आपने लोन दिया, आप इंडेटेड इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वैसे प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है 50 लाख, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर भी 50 लाख है, ये एस में भी प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, मतलब आपने कंपनी को, आपके रिलेटिव ने कंपनी को लोन दिया, कंपनी के प्रोमोटर को लोन दिया, कंपनी के डायरेक्टर को लोन दिया, कंपनी के एसोसिएट को लोन दिया, कंपनी के सब्सिडरी को लोन दिया, यहाँ पर सब कुछ आएगा, समझ में आ रहा है ना, मैंने यहाँ पे लिखवाया नहीं है लेकिन यहाँ पर सब है, ये वाला कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी और देयर प्रोमोटर डायरेक्टर, ये सब आएगा इन सब में। इनको आपने लोन दिया है 50 लाख तक का, तब तो आप नहीं बन पाओगे, आपके रिलेटिव ने इतना सारा लोन दे रखा है, तो मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना डिसीजन। तो 50 लाख तक का अगर ऐसा कुछ है, आपने लोन दे रखा है, इंडेटेड है, ठीक, कंपनी को लोन दे रखा है आपने, आपने नहीं देखा, आपने रिलेटिव ने, आपके रिलेटिव ने लोन दे रखा है, तो भैया नहीं हो सकता, ठीक है, आप नहीं बन सकते एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ होगा सर? आपके रिलेटिव ने लोन दिया है और आप बनना चाहते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आपका तो भैया सिग्निफिकेंट रिलेशन हो जाएगा ना फिर कंपनी के साथ। सोचो ना यार, आपके रिलेटिव ने इतना भारी भरकम लोन दे रखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम लोग क्यों अपॉइंट कर रहे हैं? सो दैट कंपनी के साथ कोई रिलेशन ना रहे, वो जजमेंट जब भी पास करेगा, वो जो भी डिसीजन लेगा उसके हिसाब से डिसीजन लेगा, क्योंकि वो ना कंपनी का है ना कंपनी, मतलब वो बीच का इंसान, कंपनी का तो है ही नहीं, समझ में आ रहा है, कंपनी के हित के लिए सोचेगा ऑब्वियसली, लेकिन कंपनी का तो है नहीं वो डायरेक्टर, समझ में आ रहा है ना, तब जाके उसका डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रॉपर रहेगा, इस बात का ध्यान रख सकते हो। ओके, या तो आपने गारंटी दिया है, सिक्योरिटी दिया है फॉर सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है 50 लाख, ठीक है, इतना तक आपने नहीं, आपके रिलेटिव ने गारंटी दिया है, सिक्योरिटी दिया है,
समझ में आ रहा है? अरे सर गारंटी सिक्योरिटी मतलब समझाओ ना। अबे सब कंपनी के पास थोड़ी ना पेड अप शेयर कैपिटल रहता है, कुछ कंपनीज रहते हैं गारंटी कंपनी, तो उनमें तो गारंटी दोगे ना 50 लाख से ज़्यादा। अगर आपने 50 लाख से ज़्यादा गारंटी दे रहे हो, सिक्योरिटी दे रहे हो, ठीक है, तो भैया आपके रिलेटिव्स दे रहे हैं, आप नहीं, आपके रिलेटिव्स दे रहे हैं, ये रिलेटिव्स का है, तो भैया आप नहीं बन सकते एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हैज़ एनी अदर पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रोस टर्नओवर और टोटल इनकम, ठीक है, 2% से ज़्यादा, 2% से ज़्यादा, 2% से ज़्यादा आप देखो कंपनी के जो ग्रॉस टर्न ओवर है या फिर उसका टोटल इनकम है, ठीक है, उसका 2% निकाल लो, कितना हो रहा है, जो भी आंसर आएगा इतना अमाउंट का आपका किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन अगर है कंपनी के साथ, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ पॉइंट 1, 2 एंड 3, मतलब इसको मिला के इसको भी मिला लेंगे, 1 + 2 + 3, इनको सब कुछ मिला के 2% निकाल लेंगे जी ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम का। उसके बाद 1, 2 और 3 भी कैलकुलेट कर लेंगे, कितना कितना हमने दिया है, लोन वगैरह, ठीक है, गारंटी वगैरह, या फिर आपका जो शेयर्स वगैरह कितना खरीदा है, सब कुछ मिला करके देखेंगे हम लोग। अगर 2% से सब कुछ देखेंगे ना हम लोग, हाँ जी, सब कुछ देखेंगे ना हम लोग, फिर अगर 2% से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 2% से ज़्यादा हो रहा है, तो इस 2% में ना याद रखना ये 3 चीज़ आ जाएगा, ठीक है, ये सब घुसा लेंगे हम लोग। तो अगर 2% से ज़्यादा हो रहा है तो आप नहीं बन सकते। 2% से ज़्यादा का है पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, समझ में आ रहा है? किसके साथ? कंपनी के साथ, उसके होल्डिंग के साथ, उसके सब्सिडरी के साथ, उसके एसोसिएट कंपनी के साथ, या फिर उसके प्रोमोटर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ। किसका? उसके रिलेटिव का, जो बनना चाहता है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसका रिलेटिव का अगर इस प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन रहा तो वो नहीं बन सकता है, वो बंदा नहीं बन सकता है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर ये समझ में आ रहा है। आगे बढ़े सर? हाँ सर आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है देखो, इंटरेस्टिंग है, सुनो। ही मस्ट नॉट ईदर डायरेक्टली और एनी ऑफ हिज रिलेटिव। अब आ जाएगा सेल्फ प्लस रिलेटिव मिलके। पहले था सेल्फ, उसके बाद आया रिलेटिव, उसके बाद है दोनों मिला के। पहले था सेल्फ, वो खुद, ये ध्यान रखना होगा, फिर उसको रिलेटिव को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, फिर अब आएगा उसको खुद को और उसके रिलेटिव को साथ में मिलके इन सारा चीज़ों का ध्यान रखना होगा। समझ में आ रहा है? वो क्या है चीज़ बताओ सर? सबसे पहले ही मस्ट नॉट ईदर डायरेक्टली और एनी ऑफ हिज रिलेटिव के द्वारा होल्ड or has held the position of KMP or has been employed in any of the 3 financial year preceding the financial year in which he is proposed to be appointed। ठीक है, 2023 में वो प्रपोज किया कि वो अपॉइंट होना चाहता है। इससे पहले जो 3 साल था, 2022, 2021 एंड 2020, इन 3 सालों में वो नहीं बनना चाहिए, ठीक है, मस्ट नॉट, नहीं होना चाहिए एक KMP कंपनी का या फिर एम्प्लॉय कंपनी का। समझ में आ रहा है? देखो, एक की मैनेजर पर्सन और हैज़ बीन एन एम्प्लॉय इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर वो इन 3 साल में एक KMP बन के बैठा या फिर एक एम्प्लॉय था कंपनी में, तो वो नहीं बन सकता एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? वो खुद और उसके रिलेटिव भी, तो वो खुद तो नहीं बना है सर, लेकिन उसके रिलेटिव था KMP। तो अगर उसका रिलेटिव था KMP या फिर उसका रिलेटिव था एम्प्लॉय पिछले 3 साल में, ठीक है, तो भैया तब भी हम लोग इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है? कंपनीज एक्ट कहता है वेरी वेरी सॉरी। अच्छा, उसके बाद देखो, इज और हैज़ बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और ए पार्टनर इन एनी ऑफ द 3 financial year immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed of what? ये तो था कंपनी का, ठीक है, ये तो था कंपनी था, ये पूरा सेम रहेगा, ठीक है? अब सुनो, ऑफ, ये तो कंपनी के बारे में बात कर रहे थे ना हम लोग अब तक। यहाँ पे कंपनी में वो KMP नहीं था, कंपनी में वो एम्प्लॉय नहीं था। अब सुनो, अब वो ना तो एम्प्लॉय है, ना तो प्रोप्राइटर है, ना तो पार्टनर है इन पिछले 3 साल में, ठीक है?
कहाँ का प्रोपराइटर, कहाँ का एम्प्लॉय, कहाँ का पार्टनर ऑफ अ फर्म ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के फर्म, और कंपनी सेक्रेटरी का फर्म, या फिर कंपनी सेक्रेटरी ऑन प्रैक्टिस, और कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, या फिर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? मुझको पता है नहीं समझ में आ रहा है। सुनो, देखो पहले क्या बताया कि कंपनी में तो भैया आप ये हो ही नहीं सकते KMP एम्प्लॉय। फिर बताएं कंपनी में मान ली चीज़, ठीक है, फिर आप हो नहीं सकते क्या, यहाँ पर क्या लिखा है, एम्प्लॉय, प्रोपराइटर, ठीक है, पार्टनर, एम्प्लॉय, प्रोपराइटर, पार्टनर। किसका किसका नहीं हो सकता? कंपनी के ऑडिट, कंपनी का जो एक फर्म होगा ना जिससे वो ऑडिटिंग करवाता है उसका, या फिर CS इन प्रैक्टिस का, या फिर कॉस्ट ऑडिटर्स के फर्म का, ठीक है, CS इन प्रैक्टिस मतलब CS के फर्म का, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट के फर्म का, या फिर उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। ये तो हमेशा लगता ही रहेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों का उसका कोई वो ना तो एम्प्लॉय था, ना तो प्रोपराइटर था, ना तो पार्टनर था। कंपनी अपने कंपनी में काम करवाने के लिए ऑडिट फर्म रखता है कि नहीं? ऑडिट फर्म को अपॉइंट करता है कि नहीं? हाँ जी, ऑडिट फर्म होता है, कंपनी सेक्रेटरी का फर्म हो जाता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का फर्म हो जाता है, उनको एम्प्लॉय करता है। अब जो कंपनी ने जिसको एम्प्लॉय किया, कंपनी ने जिसको एम्प्लॉय किया, वहां पे तो आप एम्प्लॉय नहीं थे, वहां पे तो आप एम्प्लॉय नहीं थे, वहां के आप प्रोपराइटर तो नहीं हो, वहां के आप पार्टनर तो नहीं हो। और ऑब्वियसली होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट लगता रहेगा हमेशा, यहां पर भी ऊपर में भी लगता रहेगा वो हमेशा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बताए सर? कंपनी का KMP एंड एम्प्लॉय के बारे में सीखे हम लोग। दूसरा सीखे सर, कंपनी ने किसी को अगर एम्प्लॉय कर रखा है, जैसे कि किसी भी एक प्रकार का ऑडिट फर्म, CS फर्म, CA फर्म, ठीक है, इनमें आप ना तो एम्प्लॉय बन सकते हो, ना तो आपके रिलेटिव, ना तो आप पार्टनर बन सकते हो, ना आप बन सकते हो प्रोपराइटर। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, अब क्लियर हो रहा है। इज और हैज बीन एन एम्प्लॉय और प्रोपराइटर और ए पार्टनर इन एनी, ये पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर, ये आपको याद रख पाओगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल इन विच ही इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड ऑफ, कहाँ का प्रोपराइटर, कहाँ का एम्प्लॉय ऑफ अ फर्म ऑफ ऑडिटर और ए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस और कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है, ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। अब देखो सुनो, ये तो मैंने कंपनी का समझा दिया। कंपनी का जो फर्म, सुनो सर, कंपनी का जो ऑडिट फर्म है ना, उसमें मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है, ना तो मेरे रिलेटिव का है, ना तो मेरा है रिलेशन है। कंपनी का जो CS का फर्म है ना सर, जिसने वो कंपनी ने अपॉइंट कर, उसमें तो है ही नहीं सर। लेकिन सर कंपनी का जो होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, इनका जो ऑडिट फर्म के साथ रिलेशन है, मतलब ऑडिट फर्म जिन उनको ने अपॉइंट कर रखा है, या फिर सेक्रेटरी कंपनी CS का फर्म आपने अपॉइंट कर रखा है सेक्रेटरी ऑडिट का, फिर CA मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट का फर्म जो है आपने अपॉइंट कर रखा है, तो इनमें सर मैं एम्प्लॉय हूँ सर। आपका कंपनी का नहीं हूँ सर, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट ने जो एम्प्लॉय कर रखा है दूसरे पार्टीज को, इनमें मैं एम्प्लॉय हूँ सर। तो भी आप नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना, ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। समझ में आ रहा है ना? अब समझ में आ रहा है? अब ये अगर इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ने जाओगे ना, दिमाग का दही हो जाएगा भाई मेरे। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दिमाग के लिए अच्छा नहीं है दही। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ब्यूटीफुली मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर रखा है। नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, टेंशन मतलब। ज़िंदगी में सब कुछ लेना भाई मेरे, ज़िंदगी में सब कुछ लेना, एक चीज़ नहीं लेना है, वो है टेंशन। उसके बाद देखो क्या बताया यहाँ पे, बोले एनी लीगल और अ कंसल्टिंग फर्म दैट हैज़ और हैड एनी ट्रांजैक्शन विद द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट अमाउंटिंग टू 10% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? सुनो, देखो, कंपनी ने उसकी होल्डिंग, उसके सब्सिडरी, उसके एसोसिएट का एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म, एक लीगल कंसल्टिंग फर्म के साथ लेन देन था। ठीक है, लेन देन था, समझ में आ रहा है? लेन देन था। और इस लीगल कंसल्टेंसी फर्म जो है ना,
इसका 10% का टर्नओवर जो है वो आता है इस कंपनी से, इस होल्डिंग से, उस सब्सिडरी से, इस एसोसिएट कंपनी से। और इस लीगल कंसल्टिंग फर्म में आप पार्टनर हो, आप प्रोप्राइटर हो, समझ में आ रहा है? आप पार्टनर हो, आप प्रोप्राइटर हो, आप एम्प्लॉय हो, तो आप नहीं बन सकते, या तो आपका रिलेटिव, आप नहीं बन सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ चुके। एनी लीगल और ए कंसल्टिंग फर्म दैट हैज़ और हैड एनी ट्रांजेक्शन विद CHSA अमाउंटिंग टू 10% ऑफ द ग्रोस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। समझे? कितने साल का देखेंगे सर? पिछले 3 साल का देखने से हो जाएगा। 10% का नहीं होना चाहिए, ठीक है? अमाउंटिंग टू 10%, 10% नहीं होना चाहिए, 10% से कम होना चाहिए। समझे? पहला हम लोग ने क्या सीखा? पहले सीखे सर KMP के बारे में। नहीं हो सकते। कंपनी में KMP हो, कंपनी की सब्सिडरी में KMP हो, कंपनी के देखो, कंपनी में KMP हो, कंपनी की सब्सिडरी में KMP हो। सुंदर से लिखो ना सर। कंपनी में सब्सिडरी हो, कंपनी में KMP हो, कंपनी की सब्सिडरी में KMP हो, कंपनी के होल्डिंग में KMP हो, कंपनी के एसोसिएट में KMP हो। नहीं बन सकते। फिर सुनो, कंपनी में एम्प्लॉय हो, कंपनी के सब्सिडरी में एम्प्लॉय हो, कंपनी की होल्डिंग में एम्प्लॉय हो, कंपनी के एसोसिएट में एम्प्लॉय हो, नहीं बन सकते, ठीक है? अच्छा, फिर सुनो, कंपनी ने एक ऑडिट फर्म था, कंपनी का मतलब कंपनी ने रखा था एक ऑडिट फर्म, कंपनी सेक्रेटरी का फर्म, कॉस्ट अकाउंटेंट का फर्म, उसमें तुम एम्प्लॉय हो, उसमें तुम प्रोप्राइटर हो, उसमें तुम पार्टनर हो, नहीं बन सकते। फिर कंपनी ने एक कंसल्टेंसी फर्म रखा, उसमें तुम सुनो कंसल्टेंसी फर्म का, ये जो कंसल्टेंसी फर्म है इसका 10% का टर्नओवर, 10% का टोटल टर्नओवर जो है वो आ रहा है। 10% टोटल टर्नओवर काम कर रहा है ना, कंसल्टेंसी बिजनेस है ना, कंसल्टेंसी वो दे रहा है। तो कंसल्टेंसी अगर वो दे रहा है, अगर कंसल्टेंसी दे रहा है तो उसका 10% का टर्नओवर आ रहा है कंपनी से। कौन से? उस कंपनी से, मतलब जिस कंपनी में बनना चाहते हो, या तो उस कंपनी में, या तो कंपनी की होल्डिंग में, कंपनी के एसोसिएट, कंपनी की सब्सिडरी से, किसी ना किसी से तो उसका 10% का इनकम आ रहा है उस कंसल्टेंसिंग फर्म का। अब इस कंसल्टेंसिंग फर्म में आप पार्टनर हो, आप प्रोप्राइटर हो, आप एम्प्लॉय हो, नहीं बन सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, इतना इजी तो भैया श्री कृष्ण भी आके आपको मतलब समझा सकते हैं। वो थोड़ा और इजी भी समझा सकते हैं श्री कृष्ण, लेकिन मतलब भगवान इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो भगवान भी इतना ज़्यादा मतलब मेहनत करके आपको नहीं समझाएगा जो मैं समझा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? फिर देखो, होल्ड 2% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। 2% या फिर उससे ज़्यादा वोटिंग पावर आपने हेल्ड कर रखा है, आपने या फिर आपके रिलेटिव ने, तो आप नहीं बन सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर देखो, और इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर डायरेक्टर या वट एवर नेम यू आर कॉल्ड of any non-profit organization that receives 25% or more of its received from the company or with promoters, directors, holding or its HSA, or that holds 2% or more of voting power of the company। इसका मतलब क्या सर? समझो, सिंपल चीज बोले कि आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव हो या फिर एक डायरेक्टर हो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी देखो, फिर से देखो, आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव हो या फिर डायरेक्टर हो या फिर कोई भी नाम से आपको बुलाया जा रहा हो, आप हो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, आप ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव हो या फिर डायरेक्टर हो, ठीक है? और इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का 25% ऑफ द रिसीवेबल जो भी वो रिसीव करता है, 25% रिसीव्स, ठीक है, रिसीव्स 25% मोर ऑफ द रिसिप्ट्स, मतलब वो जो 25% उसको मिलता है डोनेशन वगैरह, ठीक है, वो आ रहा है उस कंपनी से, उस होल्डिंग से, कंपनी के होल्डिंग से, कंपनी के एसोसिएट से, कंपनी की सब्सिडरी से, ठीक है? तो आप नहीं बन सकते एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप कौन हो? आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है, या तो आप डायरेक्टर हो उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें 25% पैसा आ रहा है। कहाँ से?
इस कंपनी से, इस कंपनी की होल्डिंग से, या फिर कंपनी के एसोसिएट से, कंपनी की सब्सिडरी से 25%, ठीक है। या फिर यही एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होल्ड कर रखा है 2% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, ठीक है। दो चीज़, एक है 25%, एक है 2%। वोटिंग पावर हेल्ड करके रखा है या 25% पैसा मिल रहा है उसको, ठीक है। इसका टोटल 25%, इसको जितना भी पैसा मिलता है वो रिसीव हो रहा है उस कंपनी से, कंपनी की होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी से। तो आप नहीं बन सकते एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप या फिर आपका रिलेटिव अगर ऐसा इस प्रकार के एनजीओ में अगर आप एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव हो या फिर डायरेक्टर हो, तो आप नहीं बन सकते। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा समझ में आ चुका है। Who possesses, लास्ट बोले, who possesses such other qualification as may be prescribed, जो प्रिस्क्राइब कर दे। अभी के लिए इतना ही प्रिस्क्राइब किया है, इतना ही सीखो अभी के लिए, ठीक है। लास्ट एक पॉइंट, सर बहुत हो चुका है सर, बंद करो वीडियो, नहीं सुनो, लास्ट पॉइंट देख के हम खत्म कर देंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को देखो, साल में कभी भी उसको लग रहा है कि भैया मेरा इंडिपेंडेंस ब्रीच हो जाएगा या फिर ब्रीच हो रहा है, तो उसको डिक्लेरेशन दे देना पड़ेगा उसके इंडिपेंडेंस का, कि देखो देखो देखो, आप लोग टेंशन मत लो, मेरा इंडिपेंडेंस पूरा इंटैक्ट है, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप नहीं हो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, साल में कभी भी ब्रीच होता है, तो अब आपको बोल देना होगा कि मेरा ब्रीच हो चुका है, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। कब बोलेंगे सर? एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, कंपनी का जब भी साल में पहला बोर्ड मीटिंग हो उसमें आपको बोल देना होगा, या फिर जब भी आपका ब्रीच हुआ है तब, उसके बाद जो पहला मीटिंग होगा तब, देयर आफ्टर एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फिर वेन एवर देर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टेंस विच में अफेक्ट हिज स्टेटस एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, खत्म बात। कंपनी का पहले बोर्ड मीटिंग में आपको बोल देना होगा, साल में जो पहला बोर्ड मीटिंग रहेगा कंपनी का तब भी आपको बोल देना होगा, उसके अलावा जब कभी भी चेंज हो जाए तब भी आपको बोल देना होगा। समझ में आ रहा है? इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। क्या बोले यहाँ पे हमने? give a declaration that he meets the criteria of independence as provided in section 149(6). तो आपको डिक्लेरेशन दोनों कि हाँ भाई मैं मीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर मीट नहीं कर रहे हो तब भी बताना होगा कि हाँ मैं मीट नहीं कर रहा हूँ। क्या ये समझ में आ रहा है? इसी के साथ ये पूरा चैप्टर जो है ये खत्म नहीं होता है भाई, मेरी सेकंड क्लास खत्म हुआ है, ठीक है। तो ये नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगा, इसको अच्छे से सीख लेना है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो रिकैप करके समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बवाल, मैं इस नोट्स को प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को अच्छा लगा है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।